गिर गया बाजार, आ गया हाहाकार। जी हां, 18 मई 2026 को यानी सोमवार को भारत के फाइनेंशियल मार्केट में भारी दबाव दिखा। सेंसेक्स से लेकर निफ्टी, रुपए से लेकर सोना चांदी तक सब में भारी गिरावट देखने को मिली। यानी भारत में आने वाला वक्त संकटग्रस्त हो सकता है। अर्थव्यवस्था को लेकर ऐसी बातें सामने आने लगी हैं। अब इतना सब कुछ गिरने के बाद भारत के प्रधानमंत्री और उनके सरकार की साख गिरती है कि नहीं, ये तो कोई विश्वगुरु ही बता सकता है। लेकिन इतना तय है कि आम जनता यानी हमारा आपका जीवन स्तर बहुत तेजी से गिरने को आतुर है। अब क्या क्या गिरा है, कितना गिरा है और उसके गिरने का क्या असर आपके हमारे जीवन पर आने वाला है, इन सब पर एकदम आसान भाषा में तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। समझेंगे कि रुपया जो डॉलर के मुकाबले 96 से भी नीचे जा चुका है, सैकड़ा पहुंचने की आशंका है, उसका आपके जीवन पर क्या असर होने वाला है। क्रूड ऑयल जो महंगा हो रहा है उसका क्या असर होगा, और सबसे खतरनाक खेती में प्रयोग किए जाने वाले जो उर्वरक हैं उनका जो संकट आ रहा है उसका कितना बड़ा असर होगा। खासकर जो 5 किलो राशन वाले लोग हैं वो समझना बड़ा ज़रूरी है। पहले से बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं को प्रचंड स्तर पर झेलने वाली भारत की जनता अब बहुत ही बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। उधर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो बता रही हैं कि इस समय रुपया इतनी तेजी से क्यों गिरा है, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले गिरावट को रोकने के लिए कुछ जुगाड़ लगाया गया था आरबीआई द्वारा। अब उसी का असर कथित रूप से तेज हो गया है। वो जुगाड़ क्या था वो भी समझेंगे। एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए, हर लाइन आपके जीवन और आपके जेब से संबंधित है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले देखते हैं कि आज क्या क्या गिरा है। सोमवार की सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स 800 अंक से ज्यादा टूट गया, निफ्टी 23,400 के नीचे चला गया, यानी दोनों में 1% से भी ज्यादा की गिरावट हुई। 7 लाख करोड़ का नुकसान एक झटके में हो गया, यानी 7 लाख करोड़ स्वाहा। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट बताती है कि सेंसेक्स 1000 से भी अधिक गिर गया था और 7 लाख करोड़ डूबने के बाद कुल बाजार 454 लाख करोड़ रुपए का रह गया। इसके साथ ही एक बड़ी गिरावट डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में देखने को मिली। रुपया नए रिकॉर्ड स्तर तक गिर चुका है और 96.2 रुपया प्रति डॉलर हो गया है, यानी ये ऐतिहासिक गिरावट है। अब तक रुपया कभी भी इतना कमजोर नहीं हुआ था। बताया जा रहा है कि जब से ईरान वाला मामला शुरू हुआ तब से भारतीय रुपया 5.5% कमजोर हो चुका है और इसका सीधा असर उन चीजों पर पड़ता है जो चीजें भारत को डॉलर में खरीदनी पड़ती हैं, जैसे कच्चा तेल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, खेतों में डालने वाली खाद, केमिकल, यानी सामान उतना ही मिलेगा, रुपया ज्यादा चुकाना होगा क्योंकि पेमेंट डॉलर में करनी है और डॉलर महंगा हो गया, यानी रुपया कमजोर हो गया। खबरों के अनुसार आज सोना और चांदी में भी गिरावट हुई है। इसी के साथ एक नई चर्चा यह भी चल पड़ी है कि क्या रुपया डॉलर के मुकाबले 100 के आसपास भी गिर सकता है, यानी 100 पार गिर सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बता रही है कि अभी रुपया 96.2 प्रति डॉलर के आसपास है और नीति निर्माताओं को यह डर है कि 100 के आसपास तक जा सकता है। समझने वाली बात यह है कि यह 100 की संख्या सिर्फ संख्या नहीं है बल्कि डेंजर पॉइंट है। अगर रुपया 100 के पार नीचे गिरता है डॉलर के मुकाबले तो निवेशकों का भरोसा कमजोर हो सकता है और यदि निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ भारत के बाजार पर तो वो अपना पैसा निकालेंगे, इससे बाजार और गिरेगा, डॉलर और महंगा होगा, रुपया कमजोर होगा। यह रिपोर्ट बता रही है कि सितंबर 2022 में रुपया पहली बार 81 प्रति डॉलर के नीचे गया था और उसके बाद करीब 2 साल तक 81 से 83 प्रति डॉलर की रेंज में रहा, यानी बहुत तेजी से नहीं गिरा। इसके पीछे का जो कारण इस रिपोर्ट में बताया गया है वो ये है कि उस दौरान रुपए में भारी गिरावट को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़े स्तर पर हस्तक्षेप किया, यानी डॉलर को खरीद के बेचकर रुपए को बहुत गिरने या चढ़ने नहीं दिया, उसे संभाल कर रखा। इसका मतलब यह है कि आर्टिफिशियल स्टेबलाइजेशन किया गया था, यानी वास्तविक रूप से बाजार को ऊपर नीचे होने देने की बजाय पॉलिसी इंटरवेंशन के जरिए रुपए की गिरावट या चढ़ाव को रोके रखा गया। ये पूरी कहानी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले की लगती है। अब इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यदि 2023-24 में रुपया धीरे धीरे गिरता, यानी उस समय गिरने दिया जाता वास्तविक रूप से, तो आज ये गिरावट इतनी तेजी से यानी अचानक से नहीं होती। यानी ये गिरावट आनी ही थी, तब रोक लिया गया तो धीरे से आई, अब नहीं रोक पा रहे हैं तो बहुत तेजी से आ गई। अब समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ने सोना न खरीदने, डॉलर बचाने, तेल बचाने, उर्वरक का प्रयोग आधा करने की अपील तो कर दिया, मगर इन सब के बाद क्या
कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है और सरकार भी डीजल, पेट्रोल, सीएनजी सबके दाम बढ़ा चुकी है। ये वाली रिपोर्ट कहती है कि अगर कच्चे तेल के दाम लंबे वक्त तक $100 प्रति बैरल या उससे ऊपर रहे तो भारत की अर्थव्यवस्था एक साथ कई जगह पर चोट खाएगी। यहाँ महंगाई बढ़ेगी, रुपया कमजोर होगा, व्यापार घाटा बढ़ेगा, विकास दर धीमी हो सकती है और सरकार का बजट भी बिगाड़ सकती है। और आपको बता दें कि अभी कच्चा तेल $106 प्रति बैरल है, यानी 100 के पार रहना खतरनाक है और 106 पर चल रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर यही रेट लंबे वक्त तक टिक गया तो भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब दोनों पर गहरा संकट आएगा। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि मोदी सत्ता आने के बाद दुनिया भर में कई बार क्रूड ऑयल बहुत सस्ता रहा, जबकि उसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सत्ता के दौरान यही क्रूड ऑयल काफी महंगा था, मगर फिर भी उस वक्त की सरकार ने जनता पर बोझ कम पड़ने दिया। फिर मोदी सत्ता आती है, क्रूड ऑयल बेहद सस्ता होने के बाद भी मोदी सत्ता लगातार टैक्स और एक्साइज के माध्यम से जमकर पैसा कमाती है। सरकार ने लगभग 43 लाख करोड़ रुपया डीजल, पेट्रोल से बनाया है पिछले 12 साल में, यानी सालों तक खूब पैसा कमाया गया। अब जब कच्चा तेल महंगा हो गया तो चुनाव तक कहा गया कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव गुजरते ही संकट याद आ गया। समझने वाली बात यह है कि अगर क्रूड ऑयल महंगा रहता है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है, खास तौर पर होलसेल इन्फ्लेशन होता है। और पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि कैसे एक महीने के भीतर थोक मुद्रास्फीति डबल से भी ज्यादा हो गई। जो मार्च महीने में 3.8% थी वो अप्रैल महीने में 8.3% हो गई। इसके बाद इसका असर खुदरा बाजार पर भी पड़ता है। ट्रांसपोर्ट से लेकर बिजली, खाद्य सामान, ढुलाई, पैकेजिंग सब महंगा हो सकता है। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था जहां पर ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, यहाँ क्रूड ऑयल महंगा होना पूरी जीडीपी के लिए नुकसानदायक है, यानी जीडीपी ग्रोथ का डिस्टर्ब होना लगभग तय माना जा रहा है। व्यापार घाटा भी बढ़ सकता है, यानी महंगा तेल किसी भी देश की ग्रोथ को दबाने लगता है। भारत क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा आयातक है और इस पर महंगे क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा गहरा असर होने वाला है। महंगे क्रूड ऑयल से डॉलर की कीमतें भी चढ़ने लगती हैं क्योंकि डॉलर की जरूरत ज्यादा है, यानी विदेश से आने वाली हर चीज महंगी होगी। विदेश में पढ़ने वालों का खर्चा बढ़ जाएगा, वहां आना जाना महंगा हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि सरकार के सामने दो कठिन रास्ते हैं, दोनों ही कठिन हैं और दोनों का ही अंततोगत्वा ठीकरा आपके सर पे ही फोड़ा जाना है। पहला तो ये है कि महंगाई का बोझ डायरेक्ट सरकार जनता के सर पे डाल दे। इसके बाद होगा ये कि पहले से ही ज्यादातर भारतीयों की कमाई पूरी नहीं पड़ रही है, महंगाई इतनी ज्यादा है। अभी अभी महंगाई का बोझ सरकार ने जिस तरह से जनता पर डालना शुरू कर दिया और इसी तरह डालती रही तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खेती महंगी होगी, उद्योग महंगा होगा और घर का खर्चा बढ़ जाएगा, यानी चौतरफा संकट। और यदि सरकार दाम नहीं बढ़ाती है तो अपने बजट से सब्सिडी या फिर ऑयल कंपनी के नुकसान को उठाए। वैसे भारत के बारे में तो एक बात समझने वाली है, जब सालों तक यही कंपनियां मोटा मोटा माल कमा रही थी, सरकार कमा रही थी, खुद भी कमा रही थी, तब तो इन्होंने देश की जनता को नहीं बताया कि क्रूड ऑयल बहुत सस्ता है। अब जब महंगा हो गया है तो याद दिलाया जा रहा है कि महंगाई झेलने को तैयार हो जाइए। बहरहाल दो रास्ते हैं, या तो महंगाई का बोझ जनता के सर पर डाल दिया जाए तुरंत, या फिर खुद उठाया जाए और सरकार ज्यादा से ज्यादा कर्जा ले। हालांकि दोनों ही रास्तों में अंत तक भुगतना आप जनता को ही है, हमको ही है। यदि देश की जनता अभी महंगाई झेल लेती है तब भी जनता संकट में, यदि सरकार कर्जा लेकर अभी महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करे तो बाद में वो कर्ज भी जनता की जेब से ही भरना है, ऊपर से ब्याज भी भरना होगा। यानी चाकू खरबूजे पे गिरे चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना खरबूजे को ही है और खरबूजा है आप और हम। महंगे क्रूड ऑयल का यानी महंगे तेल का असर क्या होगा ये आपने समझ लिया, महंगे डॉलर का असर क्या होगा ये भी आपने समझ लिया। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण चीज पर, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है पेट। कहा जाता है कि पेट नहीं होता तो भेंट नहीं होता। प्रधानमंत्री ने विदेश जाने से पहले देश की जनता से कह दिया कि खेतों में डालने वाले खाद का प्रयोग आधा कर दीजिए। जब हम खेतों में उर्वरक डालते हैं तो धरती माता को तकलीफ होती है। अब इस हिसाब से तो प्रधानमंत्री को यह भी कह देना चाहिए कि खेतों में हल और ट्रैक्टर चलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप लोग जमीन की खुदाई करते हैं, खेत को जोतते हैं तो धरती माता की छाती में चोट पहुंचती है, खून निकलता है, धरती माता रोती है, बिलखती है। जाहिर सी बात है, अगर उर्वरक डालने से धरती माता को तकलीफ हो रही है तो जुताई करने से कितनी तकलीफ होती होगी। बहरहाल हुजूर ने कह दिया कि जैविक खेती की तरफ ध्यान दीजिए, मगर 12 साल से सत्ता में है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितना प्रयास किया जमीन पर ये नहीं बताए। अब समझने वाली बात यह है कि ज्यादातर फर्टिलाइजर यानी उर्वरक विदेश से आता है, आयात किया जाता है।
एक तो इसके लाने में संकट है, दूसरे महंगे डॉलर से लाना होगा तो और महंगा होगा, यानी फर्टिलाइजर की कमी होने वाली है और जल्द ही धान समेत तमाम कृषि उत्पादों की खेती होनी है। जून महीने में शुरुआत हो जाएगी। इसी समय अगर संकट आ गया तो सोचिए कि कितनी बड़ी समस्या आने वाली है। भारत अभी भी खेती के लिए यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर कंज्यूमर में से एक है और जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करना पड़ता है, यानी बाहर से मंगाना पड़ता है। अब समझने वाली बात यह है कि हुजूर ने अगर कमी करने के लिए कहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक पूरा है, बस आप कमी कर दीजिए। उनके कहने का मतलब यह है कि कमी है और हम खाद उतना उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे जितनी ज़रूरत है। अब इसका असर क्या होगा ज़रा समझिए। पहला असर यह होगा कि खेती की लागत बढ़ेगी, यानी अगर उर्वरक थोड़ा सा ही है, बाजार में उपलब्ध है, तो वो महंगा होगा। बहुत सारे लोग इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी करेंगे, यानी किसान का खर्चा खेती में बढ़ जाएगा, लागत बढ़ जाएगी। और यदि किसान महंगे खाद की वजह से कम खाद डालता है तो पैदावार घट सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि खाद समय पर डालना जरूरी होता है। फसलें इंतजार नहीं कर सकती कि समंदर में जहाज फंसा हुआ है, जब आएगा तब खाद मिल जाएगी। अगर समय पर खाद नहीं मिली तो फसलों की ग्रोथ रुक जाती है, उपज कम हो सकती है और पूरी की पूरी फसल बर्बाद भी होने का खतरा रह सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा संकट यह है कि जो सबसे छोटे किसान हैं वो सबसे पहले फंसने वाले हैं। बड़े किसान तो मान लीजिए पहले से फर्टिलाइजर खरीद के स्टॉक भी कर सकते हैं, उनके पास पैसा होता है, लेकिन छोटे किसान कैश फ्लो पर निर्भर करते हैं। एक फसल कटी, बिकी तो कुछ पैसा आता है, फिर आगे कुछ करते हैं। पंजाब के कुछ किसानों ने कहा है कि जून में जब उर्वरक की पीक डिमांड होगी उस समय सरकार यदि फर्टिलाइजर सब्सिडी और सप्लाई नहीं संभाल पाई तो जो छोटे किसान हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे। इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा असर गेहूं, मक्का, गन्ना, कपास, दालें और सब्जियों की खेती पर पड़ सकता है। खासकर धान और गेहूं जैसी जो चीज़ है, इसमें अगर यूरिया की कमी हो गई तो उत्पादन घट सकता है। इसी तरह डीएपी, जिसे हमारे यहाँ आम भाषा में डाई कहते हैं, यूरिया डाई, वो फसलों की शुरुआती ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। पोटास की कमी से पौधों की मजबूती कम हो सकती है। पानी और मौसम को सहने की क्षमता और क्वालिटी भी प्रभावित हो सकती है। कुल मिलाकर मतलब साफ है कि खाद कम या देर से मिले तो किसान बीज बो देगा, लेकिन पौधा उस तरह का होगा नहीं जैसा होना चाहिए। फसल पर संकट आएगा और यदि किसान की लागत बढ़ती है तो कुछ समय बाद इसका असर पूरे बाजार में दिखेगा। सबसे पहले अनाज, सब्जी, फल, दूध और खाने पीने की चीज़ों पर दबाव पड़ेगा। खेती महंगी होगी तो पैदावार घटेगा, सप्लाई कम होगी और सप्लाई कम, लागत ज़्यादा, दोनों मिलकर खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ाते हैं। और सुनिए, इन सब का असर दूध, अंडा, चिकन और मांस पर भी पड़ सकता है, क्योंकि पशुओं को जो चीज़ें खिलाई जाती हैं जैसे मक्का, सोया, चारा, ये सब भी खेती के जरिए ही तो पैदा होता है, आसमान से थोड़ी टपकता है, न तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर पशुओं का चारा महंगा होगा तो मांस और अंडा भी महंगा होगा, दूध भी महंगा होगा। समझने वाली बात यह है कि जिस देश में 85 करोड़ लोग मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा हैं, यदि अनाज की कमी पड़ने लग गई और महंगाई बढ़ने लगे तो फिर सरकार ये कथित मुफ्त राशन कहां से बांटेगी, उस पर भी संकट आ सकता है, क्योंकि बांटने के लिए अनाज होना भी तो चाहिए उतना। उर्वरक का इस्तेमाल कम होने से पैदावार घट सकती है और निश्चित घटेगा। उर्वरक कोई भी किसान शौकिया नहीं डालता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा बहुत बढ़ गया हो, खाद खरीद के फेंक देता है खेत में। वो उत्पादन को बढ़ाने के लिए ही डालता है, मजबूरी है। ऐसे में पैदावार कम होगी। और मैंने तो देखा है गांव में बहुत सारे छोटे किसान, जब भी खाद महंगे होते हैं, बीज महंगे होते हैं, सिंचाई महंगी हो जाती है, फर्टिलाइजर महंगे होते हैं, तो वो कई सीजन तक खेती छोड़ देते हैं, क्योंकि खेती में पहले लगाना होता है। 5 महीने 6 महीने बाद पता चलता है कि कितना निकला और कितना निकलेगा। और यदि मौसम की मार पड़ गई तो फिर ठन गोपाल। सोचिए, डीजल की महंगाई से फसलों की सिंचाई भी कम होने वाली है। और तो और इस बार मानसून का भी खतरा है, यानी वर्षा कम होगी। अल नीनो वगैरह का इफेक्ट बताया जा रहा है। वर्षा कम होगी तो पंप से सिंचाई करनी पड़ेगी, पंप चलाएंगे तो उसके लिए डीजल की आवश्यकता होगी और डीजल महंगा होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री द्वारा उर्वरक का प्रयोग कम करने की अपील कर देने भर से, और किसान अगर उर्वरक का कम प्रयोग कर भी दें तो इससे संकट टलने वाला नहीं है। कम करेंगे तो उसका दूसरा असर होगा, नहीं कम करेंगे तो फिर लाएंगे कहां से। तो उर्वरक कम प्रयोग करने से संकट टलने वाला नहीं है बल्कि बढ़ने वाला है, क्योंकि खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। तो वर्तमान में भारत के लिए खतरा 3 तरह से नजर आ रहा है। तेल महंगा यानी ट्रांसपोर्ट महंगा, सिंचाई महंगी, रुपया कमजोर इसलिए फर्टिलाइजर और रॉ मटेरियल इंपोर्ट महंगा, फर्टिलाइजर सप्लाई का रुकना या उसका डिस्टर्ब होना, यानी अगर किसान को समय पर खाद नहीं मिला तब भी
वो न मिलने के ही बराबर है। और जिस तरीके से सोमवार की बाजार में संकेत दिया है, जिस तरीके से रुपया डॉलर के मुकाबले धड़ाम हुआ है, ये सब कहीं ना कहीं संकट का आहट दे रहे हैं। वैसे आहट तो विश्वगुरु ही देकर चले गए थे, मगर समस्या यही है कि आहट देकर चले गए, उससे बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसके बारे में किसी को कुछ अता पता नहीं है। वैसे तो प्रधानमंत्री घंटा घंटा मन की बात करते हैं, चुनाव में जाके घंटों घंटों भाषण देते हैं, मगर मुद्दों की बात नहीं करते। याद करिए पिछले वर्षों में जब भारत की अर्थव्यवस्था ने जापान को पछाड़ते हुए 5वें पायदान पर खुद को जमाया, तो गोदी मीडिया किस तरीके का प्रचार कर रहा था, कितना ढोल पीटा जा रहा था, मोदी मोदी किया जा रहा था। लेकिन अब अर्थव्यवस्था फिर से 6वें स्थान पर चली गई है, चौतरफा सन्नाटा है, कोई नहीं बोल रहा है, सारे लपट झंडे चुप हैं। सोचिए कि देश में इतना बड़ा आर्थिक संकट दरवाजे पर खड़ा है, इतनी बेरोजगारी और इतनी महंगाई है, उस देश के प्रधानमंत्री एक साथ इतने देशों की विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं और वहां जाकर अपनी आरती उतरवा रहे हैं, नाच गाना देख रहे हैं, दूसरों से कहते हैं कि विदेश मत जाइए, विदेश यात्रा टाल दीजिए, और ये कह के खुद विदेश निकल जाते हैं, वो भी कई देशों की यात्रा पर। सोचिए कि विदेश यात्रा पर कितना खर्च हो रहा है, वो पैसा देश का ही तो है, इतनी जहाजें जा रही हैं, इतने लोग जा रहे हैं, सबका खर्चा है। इसी के साथ भाजपा नेताओं की अलग नौटंकी शुरू हो गई है, साइकिल से और ऑटो में चल रहे हैं फोटो खिंचाने के लिए, और फोटो खींचने वाला आगे लग्जरी कार में बैठ के ऐसे ऐसे कैमरा से फोटो खींच रहा है। यानी सोचिए कि तेल बचाने की नौटंकी भी किस स्तर पर की जा रही है। मगर कहा जाता है कि नौटंकी और ड्रामे से आप कुछ समय तक लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, परिस्थितियों को छुपा सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। देखते जाइए इस तरह के तमाम ड्रामा अर्थव्यवस्था के संकट को कहां तक छुपा पाते हैं और आम आदमी की जेब कहां तक संभाल पाते हैं। उम्मीद है आपको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। बाकी देश के सेठ लोग किस तरीके से भारत को संकट में छोड़कर अमेरिका को ग्रेट बनाने निकल पड़े, हमने इस वीडियो में बहुत विस्तार से समझाया, नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। भारत के युवाओं को नौकरी मिले ना मिले, लेकिन सेठों ने अमेरिका के युवाओं को नौकरी देने का बेड़ा उठा लिया है। हम आप दवा की कमी से मर जाए तो चलेगा, लेकिन अमेरिका में दवा की कमी नहीं होनी चाहिए, ये सेठों ने ठान लिया है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिलहाल ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।